हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा जो ICD 10CM का चैप्टर 9 है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन की जो बाकी की गाइडलाइंस है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट गाइडलाइन है हाइपरटेंसिव सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज। तो ये जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारी क्या बोलती है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या हाइपरटेंशन है और साथ में क्या सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज है, ठीक है। जिसके लिए यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी स्पेसिफाई की है I60 से लेके हमारा I69, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे I60 से लेके हमारा I69 कैटेगरी के हमारे यहाँ पे कंडीशन है और साथ में क्या अगर हाइपरटेंशन भी रहती है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी कंडीशन है I60 से लेके हमारा I69 तक की, जो कि हमारा क्या बताती है हमारा सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज को, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या हमारा जो हाइपरटेंशन है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, जिस भी टाइप की हमारी यहाँ पे हाइपरटेंशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी मतलब ये जो हमारी रेटिनोपैथी रहती है वो हमारे यहाँ पे क्या कई अलग अलग कंडीशन की वजह से हो सकती है, जिसमें कि एक हमारा यहाँ पे बड़ा कारण है हाइपरटेंशन, ठीक है। तो अगर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी रहती है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्या एक कैटेगरी कोड यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखा है H35.0 बैकग्राउंड रेटिनोपैथी एंड रेटिनल वास्कुलर चेंजेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या अगर H35.0 इस सब कैटेगरी से अगर यहाँ पे क्या कोड अगर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इस सब कैटेगरी से अगर यहाँ पे कंडीशन है तो इसके साथ में हमें यहाँ पे क्या हाइपरटेंशन के लिए भी यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये जो हमारा कैटेगरी कोड है H35.0, इसके नीचे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एक नोट देखने को मिल जाएगा कोड ऑल्सो करके, जो कि हमारा बताता है कि इसके साथ में हमें यहाँ पे क्या जिस भी टाइप की हाइपरटेंशन है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे एडिशनल कोड करना पड़ेगा। I10 से लेकर हमारा यहाँ पे I15, ठीक है। तो ये हमारा बताता है कि किस टाइप की हाइपरटेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या एक एडिशनल कोड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा कोड रहेगा I10 से लेकर I15 तक, ठीक है, ये हमारा एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस रहेगा या फिर सेकेंडरी डायग्नोसिस रहेगा, ये हमारा डिपेंड करता है रीजन फॉर एनकाउंटर पे, ठीक है। तो पेशेंट किसके लिए आया, अगर यहाँ पे पेशेंट हमारे यहाँ पे रेटिनोपैथी के लिए आया होगा तो हम यहाँ पे रेटिनोपैथी को एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। और अगर पेशेंट यहाँ पे हाइपरटेंशन के लिए आया होगा तो ये जो हमारे हाइपरटेंशन वाले कोड है I10 कैटेगरी से लेकर हमारा I15 तक, इसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस कोड करेंगे। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइपरटेंशन है वो अगर किसी और दूसरी कंडीशन की वजह से होगी, किसी और दूसरी डिजीज की वजह से अगर हमारी यहाँ पे होती है तो उसको यहाँ पे क्या सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोला जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का जो मेजर कोजेज रहते हैं वो हमारा सबसे जो मेजर कोज है वो हमारा है रेनाल डिसीज, ठीक है। तो रेनाल डिसीज की वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है, हमारा एंडोक्राइन डिसीज की वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। देन इसके अलावा भी अलग अलग कोजेज हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी कोड है I15, ठीक है, जो कि हमारा किसको बताता है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन को, ठीक है। तो इसकी गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है तो उसको यहाँ पे कोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या दो कोड की जरूरत रहती है। एक कोड हमारा रहेगा जिस भी टाइप की कंडीशन यहाँ पे है जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है उसके लिए, और जो हमारा सेकंड कोड रहेगा वो हमारा जाएगा I15 कैटेगरी से, जो कि हमारा क्या सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी है, ठीक है। तो आप जिस ये जो हमारी I15 कैटेगरी है, ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आप ये जो हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो हमारा रेनल डिसीज की वजह से है, हमारा एंडोक्राइन डिसीज की वजह से या फिर हमारी अदर कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट करके देन I15 कैटेगरी का हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो भी एक एग्जांपल से समझते हैं। पेशेंट को यहाँ पे क्या कशिंग सिंड्रोम की वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारी हाइपरटेंशन है वो हमारी क्या कशिंग सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। तो मतलब ये हमारी क्या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा अंडरलाइन कंडीशन है मतलब हमारे जो कशिंग सिंड्रोम है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में जो सेकंड कोड करेंगे वो हम करेंगे I15 कैटेगरी से, ठीक है। तो हम I15 कैटेगरी से हम यहाँ पे क्या हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू हमारा एंडोक्राइन डिसीज, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कशिंग सिंड्रोम है ये हमारा क्या एंडोक्राइन डिसीज है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए कि हमारी सिक्वेंसिंग की, तो हमें यहाँ पे सिक्वेंसिंग कैसे करनी है तो हमारे यहाँ पे डिपेंड करती है रीजन फॉर एनकाउंटर पे, ठीक है। तो पेशेंट किसके लिए आया है, हमारे यहाँ पे अंडरलाइन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए आया है या फिर हमारा हाइपरटेंशन के लिए आया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या इसको सीक्वेंस करेंगे। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा टर्म है ट्रांजिएंट, इसका मतलब है जो कि हमारा क्या शॉर्ट पीरियड तक हमारे यहाँ पे रहती है हाइपरटेंशन, मतलब एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कोड्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं इसके रिगार्डिंग। तो हमारे पास यहाँ पे कोड है R03.0 जो कि हमारा किसके लिए एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रीडिंग विदाउट डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है R03.0 ये हमारा क्या
हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोड है, ठीक है। ये कोड हम तब तक यूज़ कर सकते हैं जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं की गई, ठीक है। मतलब पेशेंट को क्या हाइपरटेंशन यहाँ पे नहीं होगा तब जाके हम यहाँ पे ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है और उसका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 803.0 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हुए हम यहाँ पे क्या I10 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे O13, ठीक है। तो ये जो हमारा कैटेगरी है O13, ये हमारा किसके लिए गेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया, ठीक है। तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन मतलब जो हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है तो उसको क्या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या ट्रांजिएंट टाइप की हाइपरटेंशन है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा O14 कैटेगरी है, ये हमारा प्री एक्लम्पसिया, ठीक है। तो प्री एक्लम्पसिया भी हमारे यहाँ पे क्या एक टाइप की हमारी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन रहती है जिसमें साथ में क्या प्रोटीनूरिया भी रहता है, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या एक टाइप की ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या 8 और 9 इन दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड और हमारा हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे प्रोवाइडर डॉक्यूमेंट करता है कि पेशेंट को क्या कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, ठीक है, या फिर पेशेंट को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो ये जो हमारी दोनों कंडीशन में इसमें हमें यहाँ पे क्या जिस भी टाइप का हाइपरटेंशन है उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है हमारा कंट्रोल हाइपरटेंशन के लिए और हमारा अनकंट्रोल हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे जिस भी टाइप का पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी स्पेसिफाई की है I16 हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। अब ये जो हमारे हाइपरटेंसिव क्राइसिस की जो कैटेगरी है, ठीक है, ये हमारी फर्दर स्पेसिफाई करती है कि हमारे यहाँ पे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है या फिर हमारी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है या फिर हमारा स्पेसिफाइड हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, ठीक है। तो आपको सिनेरियो में चेक करना है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस है तो अर्जेंसी है कि नहीं है, इमरजेंसी है कि नहीं है, ठीक है। या फिर उसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि ओनली पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या I16 कैटेगरी से कोड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे ये नेक्स्ट हमारे यहाँ पे गाइडलाइन क्या बोलती है कि इसके साथ में हम यहाँ पे क्या हाइपरटेंशन की जो हमारे कोड्स हैं, ठीक है, कैटेगरी हमारी I10 से लेकर I15 कैटेगरी, ठीक है, इसको भी हमें यहाँ पे क्या कोड करना पड़ेगा इसके साथ में। देन हमारे यहाँ पे जो सिक्वेंसिंग रहेगी, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे रहेगी बेस्ड ऑन हमारा रीजन फॉर एनकाउंटर, मतलब कि यहाँ पे पेशेंट किसके लिए हमारे यहाँ पे आया है, ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए यहाँ पे पेशेंट आया है या फिर हमारा पर्टिकुलर जो जिस भी टाइप की हाइपरटेंशन है उसके लिए यहाँ पे पेशेंट आया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आकर इन कोड्स को सीक्वेंस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन ये जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, तो ये हमारी क्लासीफाई की गई हमारी I27 कैटेगरी से जिसका हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है अदर पल्मोनरी हार्ट डिसीज, ठीक है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए हमारे पास यहाँ पे I27 कैटेगरी है। अब ये जो हमारी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है अगर वो हमारी सेकेंडरी रहती है, ठीक है, मतलब किसी और कंडीशन की वजह से होती है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी स्पेसिफाई की है I27.1 एंड हमारा I27.2, ठीक है। अब ये जो हमारी सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो हमारी किसी ड्रग की वजह से भी हो सकती है या फिर किसी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से हमारे यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये किसी ड्रग या ड्रग के एडवर्स इफेक्ट की वजह से होती है, ठीक है, तो मैं क्या इसका जो एडवर्स इफेक्ट वाला कोड है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे क्या कोड करना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो हमारी सिक्वेंसिंग रहेगी वो हमारी डिपेंड करती है हमारे रीजन फॉर एनकाउंटर के ऊपर कि पेशेंट किसके लिए आया है, हमारी अंडरलाइन जो इससे एसोसिएटेड जो कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे पेशेंट आया है या फिर हमारा सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसके लिए आया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या इसको सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट की वजह से पेशेंट को सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है इसको एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। देन इसके बाद में जो हमारा एडवर्स इफेक्ट वाला कोड है जिस भी ड्रग की वजह से इसको एडवर्स इफेक्ट हुआ है उसको हम यहाँ पे एज अ सेकेंडरी डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे हाइपरटेंशन रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा हाइपरटेंशन रेजिस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और उसको यहाँ पे ड्रग्स देने के बाद में उसका जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे क्या नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हमारा यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो हमारा प्रोवाइडर है वो हमारा डॉक्यूमेंट करता है कि पेशेंट को क्या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या I1A.0, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि हमारा बताता है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। अभी ये जो हमारा कोड है I1A.0, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। साथ में मैं यहाँ पे क्या जिस भी टाइप की पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, ठीक है। I10 से लेकर हमारा I15 कैटेगरी या फिर जिस भी टाइप का पेशेंट को हाइपरटेंशन है उसके लिए, ठीक है। अभी सीक्वेंसिंग की बात की जाए
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या, जिस भी टाइप की पेशेंट को हाइपरटेंशन है उसको सबसे पहले हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। देन इसके बाद में हमारे पास ये जो कोड है I1A.0 इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे हाइपरटेंशन रेजिस्टेंस इसको कोड करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइडर का डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा। तो अगर प्रोवाइडर यहाँ पे डॉक्यूमेंट करता है कि पेशेंट को अपरेंट ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, या फिर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, या फिर ट्रू रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, ठीक है, ये सब अगर डॉक्यूमेंटेशन में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे क्या हाइपरटेंशन रेजिस्टेंट, ठीक है, इस वाले ये जो हमारा कोड है I1A.0 इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। चलिए अभी इससे रिलेटेड कुछ सिनेरियोस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट इन अ पेशेंट विद मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और साथ में पेशेंट को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी है, ठीक है। तो भी इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे गाइडलाइन डिस्कस करी थी हमारी, जबकि पेशेंट को क्या सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज हो, साथ में पेशेंट को हाइपरटेंशन रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या, ये जो हमारी कंडीशन है I60 से लेकर हमारी I69 कैटेगरी की, ठीक है, जो कि हमारा बताती है सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज को, इसको हम यहाँ पे सबसे पहले कोड करते हैं। देन इसके बाद में माना जिस भी टाइप का हाइपरटेंशन है उसको हम यहाँ पे क्या एज ए सेकेंडरी डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो हमारा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है इसके लिए हम यहाँ पे I63.9 इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो हमारी हाइपरटेंशन है, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे I10 वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर बायलेटरल रेटिनोपैथी ड्यू टू लेबाइल हाइपरटेंशन। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा है किसके लिए, रेटिनोपैथी के लिए, ठीक है। और ये जो हमारी रेटिनोपैथी है हमारे किसकी वजह से, लेबाइल हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है। तो अभी हमने इसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या रेटिनोपैथी है, ठीक है, उसका कोड हमारे यहाँ पे क्या अगर H35.0 इस कैटेगरी से जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है H35.0, ठीक है, मतलब ये जो हमारे रेटिनोपैथी का कोड है इसको तो हम यहाँ पे कोड करेंगे। साथ में इसके बाद में यहाँ पे एक एडिशनल कोड करना पड़ेगा हमारा हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है, जिस भी टाइप का हाइपरटेंशन यहाँ पे सिनेरियो में डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। तभी पेशेंट को क्या बायलेटरल रेटिनोपैथी है, ठीक है। तो बायलेटरल रेटिनोपैथी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे H35.033, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में पेशेंट को क्या हाइपरटेंशन यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, तो हम यहाँ पे I10 वाला कोड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन ड्यू टू पेरी आर्टराइटिस नोडोसा, ठीक है। तो अभी पेशेंट को यहाँ पे क्या हाइपरटेंशन हो गई है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है ड्यू टू, ठीक है, मतलब कि जो हमारी हाइपरटेंशन है वो हमारी किसकी वजह से, पेरी आर्टराइटिस नोडोसा की वजह से, ठीक है। तो ये हमारी क्या सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाएगी, ठीक है। तो हमने क्या सेकेंडरी हाइपरटेंशन की गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जब पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या दो कोड चाहिए रहता है, ठीक है। एक कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिस भी टाइप की यहाँ पे क्या अंडरलाइन कंडीशन पेशेंट को है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं। देन जो हमारा सेकंड कोड आता है वो हमारा आता है I15 कैटेगरी से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पेशेंट को क्या पेरी आर्टराइटिस नोडोसा ये हमारी क्या अंडरलाइन कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या M30.0 इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे I15 कैटेगरी से कोड करेंगे, ठीक है। तो I15 कैटेगरी से अगर आप यहाँ पे कोड चेक करो तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है I15.8, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू अदर स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है। तो क्योंकि ये तो ना तो हमारा ये जो हमारा पेरी आर्टराइटिस नोडोसा है, ये ना तो ये हमारा रेनाल डिसीज है और ना ही हमारा एंडोक्राइन डिसीज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या अदर वाला कोड यूज करेंगे I15.8। नेक्स्ट एग्जांपल है द पेशेंट हैज एन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कोज्ड बाय द स्ट्रेस ऑफ बीइंग एन MVA, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, ठीक है, मतलब पेशेंट का ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई है, क्या क्यों किसकी वजह से, यहाँ पे पेशेंट को क्या स्ट्रेस हुआ है, कोई पेशेंट यहाँ पे क्या MVA में यहाँ पे इन्वॉल्व था, मतलब कि यहाँ पे उसका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ था, उसके स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि पेशेंट को यहाँ पे पेशेंट को हाइपरटेंशन है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर वाला जो कोड है R03.0 इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे द पेशेंट benign hypertension has been well controlled since the patient has lost 20 pounds and started a regular exercise program, ठीक है। तो अभी हमने इसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट को क्या कंट्रोल या फिर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन रहता है, ठीक है। तो भी इस कंडीशन के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या जिस भी टाइप का हाइपरटेंशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या बिनाइन हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो बिनाइन हाइपरटेंशन के लिए हम यहाँ पे I10 वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ये जो हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है द पेशेंट हाइपरटेंशन हैज बीन अनकंट्रोल्ड फॉर द पास्ट 2 months इन स्पाइट ऑफ चेंज इन मेडिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि पेशेंट को अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, ठीक है, मेडिकेशन देने के बाद में भी हाइपरटेंशन हमारे यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो भी इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे अनकंट्रोल हाइपरटेंशन की गाइडलाइन हमने डिस्कस करी थी। तो इस कंडीशन में भी हम यहाँ पे क्या जिस भी टाइप का हाइपरटेंशन रहता है उसको हम यहाँ पे कोड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हाइपरटेंशन यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट किया तो हम यहाँ पे I10 वाला कोड यूज करेंगे।
तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।